है एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजुअल आर्ट पॉइंट में। तो हम कला के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है जिसमें हम पढ़ेंगे चित्रकला के 6 अंगों के बारे में। ठीक है, ये सीधा सीधा षडंग सिद्धांत है। जो बच्चे ड्राइंग एंड पेंटिंग से यूजी या पीजी कर रहे हैं उन्होंने ये नोट्स में ज़रूर पढ़ा होगा और पढ़ रहे होंगे। तो देखो, जब हम एक क्लास के लिए नोट्स बनाते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, थोड़ा मतलब डिटेल में होते हैं। लेकिन हम इन नोट्स को तैयारी के लिए बना रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं। तो इसमें केवल मैं मेन चीज़ों को ही रखूँगी, केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही रखूँगी जो हमारे एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चंस बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं और ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चित्रकला के 6 अंगों के बारे में हम पढ़ते हैं कि चित्रकला के 6 अंग कौन से हैं। ठीक है, तो देखो, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान यशोधर पंडित ने 11वीं-12वीं शताब्दी में वात्स्यायन के कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। ठीक है, तो जयपुर के जो राजा थे जयसिंह प्रथम, उनकी सभा में एक विख्यात विद्वान थे जिनका नाम था यशोधर पंडित। ठीक है, इन्होंने वात्स्यायन के कामसूत्र की टीका की थी जयमंगला नाम से 11वीं-12वीं शताब्दी में। ठीक है, कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय की टीका करते हुए यशोधर पंडित ने आलेख्य के 6 अंग षडंग बताए हैं। ठीक है, तो इस टीका में यानी कि इस जयमंगला में इन्होंने आलेख्य के यानी कि चित्रकला के कितने अंग बताए हैं? 6 अंग बताए गए। उन्होंने एक श्लोक में इसको पूरा वर्णित किया है, लिखा है। ठीक है, तो ये श्लोक कौन सा है? रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडगकम। ठीक है, तो उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से आलेख्य के चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? रूप भेदा यानी कि रूप भेद, प्रमाणानी यानी कि प्रमाण, भाव यानी कि भाव, लावण्य योजना, सादृश्य वर्णिका भंग। ठीक है, तो ये 6 अंग हैं चित्रकला के जिनके बारे में यशोधर पंडित ने जयमंगला में व्याख्यान दिया है या इसको प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसका आधुनिक व्याख्यान अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली में किया है। ठीक है, तो आधुनिक जो कलाकार थे अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ जो थे वो पुनर्जागरण काल के महान कलाकार थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आधुनिक पुनर्जागरण काल के जन्मदाता थे। उन्होंने ही भारत में पुनर्जागरण काल का जो है सूत्रपात किया था। बंगाल शैली जिसको बोलते हैं, बंगाल स्कूल या बंगाल शैली जिसको बोलते हैं, उसको मतलब उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में हम आगे उनके उसमें टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को क्लियर करते चलेंगे। फ़िलहाल हम चित्रकला के 6 अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं, षडंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इनमें इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन्होंने अपनी बुक जो इनकी पुस्तक थी बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली, इसमें इन्होंने इस पूरे श्लोक को बहुत ही मतलब एक बोले विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसको डीपली समझाया है, क्लियरिटी के साथ समझाया है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसमें पहला आता है रूप भेद। इसका संबंध दृष्टि ज्ञान से है। ठीक है, यानी कि आँखों से हम जिस चीज़ को समझ पाएँ वही रूप भेद है। अ नॉलेज ऑफ अपीयरेंसेस। रूप भेद भारतीय षडंग का मूल मंत्र है। रूप भेद का अर्थ यह है कि रूपों में विभिन्नता प्रकट करना। भारतीय शास्त्रीय मत से शैली के आधार पर रूप 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रूप भेद यानी कि रूपों की जो बनावट होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है,
तो भेद का मतलब विभिन्नता, वही चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय षडंग का मूल मंत्र है, यानी कि स्टार्टिंग की चीज़ है, पहली चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आकृति एक जैसी नहीं बन सकती, ठीक है। चाहे वो मनुष्य की आकृति हो, पशु पक्षी की आकृति हो, पेड़ पौधों की आकृति हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी फिगर हो, तो वो एक जैसी नहीं बन सकती, क्योंकि भगवान ने भी हमें एक जैसा नहीं बनाया है। इसलिए रूप भेद को सबसे ऊपर रखा गया है षडंग में। और ये क्या है, ये रूपों में विभिन्नता प्रकट करता है, ठीक है। यानी कि उनकी बनावट अलग अलग होती है और वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। भारतीय शास्त्रीय मत से शैली के आधार पर रूप 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो भारतीय शास्त्रीय मत है, यानी कि भारत में जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनमें जो रूपों के प्रकार बताए गए हैं वो 4 प्रकार बताए गए हैं: सत्य, वैणिक, नागर, मिश्र। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछ लिया जाता है कि रूप कितने प्रकार के बताए गए हैं, तो रूप 4 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र, ये शास्त्रों में वर्णित है, ठीक है। तो रूप भेद यही है, समझ आ गया। अगला आता है प्रमाण। प्रमाण का संबंध ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट, ठीक है, इससे होता है। यानी कि किसी भी चीज़ का अनुपात, नाप और बनावट, उसका प्रमाण कहलाता है। अ करेक्ट परसेप्शन, मेजर एंड स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म, किसी भी फिगर का, किसी भी आकृति का जो एक ठीक अनुपात होता है, एक नाप तोल होती है या एक बनावट होती है, वो प्रमाण के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसे समबन्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत समविभक्ता, अनुपात, सीमा, लंबाई, चौड़ाई, शरीर रचना आदि का विवरण आ जाता है, ठीक है। यानी कि जैसा मैं बोल रही हूँ कि प्रमाण का सीधा सीधा संबंध किससे है, आकृति की बनावट से है, किसी भी वस्तु की रचना से है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, अनुपात, सीमा, इन सब चीज़ों से उसका संबंध है, क्योंकि प्रमाण सीधा सीधा जो है नाप तोल से संबंधित है, ठीक है। तो अनुपात के उचित ज्ञान को प्रमा नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। अनुपात के उचित ज्ञान को प्रमा नाम से संबोधित किया जाता है, ये ध्यान रखना। प्रमाण का एक अंश या इकाई ताल कहलाता है। एक ताल 12 अंगुल के बराबर होता है। जब भी हम कोई आकृति बनाते हैं, किसी मनुष्य की आकृति बना रहे हैं, किसी स्त्री की आकृति बना रहे हैं, तो जो उसका फेस, जो उसका सिर बनाते हैं, वो उसमें एक ताल का काम करता है। यानी कि उसको एक ताल बोला जाता है, एक इकाई या एक अंश बोला जाता है। और ये ताल किसके बराबर होता है, 12 अंगुल के बराबर होता है। यानी कि जो हमारे फिंगर्स हैं, वो 12 फिंगर्स मिलकर एक ताल बनाती हैं, ठीक है। यानी कि उसके बराबर उसकी लंबाई रखी जाती है। प्रमाण निर्धारण में ताल एक सिर है, जिसे 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। जो चीज़ अभी मैंने ऊपर बताई वही यहाँ पे आ गई है। तो जो प्रमाण निर्धारण है, ठीक है, प्रमाण जब हम मतलब उसको बनाना शुरू करते हैं, तो जो हम पहली एक इकाई यानी कि एक ताल बनाएंगे, तो वो किसके बराबर होती है, वो सिर के बराबर होती है। यानी कि वो एक सिर है जिसको 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि जब हम किसी आकृति का निर्माण करेंगे और उसमें शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले हम हेड बनाते हैं, सबसे पहले हम फेस बनाते हैं, और वही उस आकृति की शुरुआत होती है, एक इकाई होती है, ठीक है। और वो इकाई जो है 12 अंगुल के बराबर होती है, ठीक है। और जब हम सिर को बना लेते हैं, तो उसको 4 भागों में विभक्त कर देते हैं। यानी कि उसमें आँखों के लिए अलग जगह छोड़ते हैं, नाक के लिए अलग जगह छोड़ते हैं, मतलब उसको 4 बराबर पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ताकि उसके जो फेस के जो फीचर्स हैं, आइज़, नोज़, लिप्स जो भी हैं, उसको सही नाप तोल के हिसाब से हम बना सकें। तो यही प्रमाण के अंतर्गत आती है चीज़ें, ठीक है।
प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उसमें प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन मिलता है या 5 प्रकार के रूप बताए गए हैं। सबसे पहला आता है मानव यानी कि नर, जिसको 10 ताल के बराबर बताया गया है। दूसरा आता है भयानक। ठीक है, दूसरा आता है भयानक, जिसको 12 ताल के बराबर बताया गया है। तीसरा आता है राक्षस, जिसको 16 ताल के बराबर बताया गया है। चौथा आता है कुमार, जिसको 8 ताल के बराबर बताया गया है। और पांचवा आता है बाल, जिसको 5 ताल के बराबर बताया गया है। यानी कि ये इनके लिए एक नाप दी गई है कि इतने ताल में हमें मानव आकृति बनानी है, इतने ताल में हमें भयानक या असुर की आकृति बनानी है, इतने ताल में हमें राक्षस की आकृतियाँ बनानी है, या फिर 8 ताल में हमें एक कुमार जो युवा होते हैं उसकी आकृति बनानी है, और 5 ताल में हमें एक बच्चे की या बालक की आकृति बनानी होती है। तो ये इनकी नाप दी हुई है, इनके बारे में बताया गया है। भारतीय आदर्श पुरुषाकृति के लिए नव ताल प्रमाण निर्देशित हुआ है। तो जो भारतीय आदर्श पुरुषाकृति है, ठीक है, जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए और भगवान बुद्ध हो गए, ठीक है, तो एक आदर्श पुरुष आकृति जो है उसके लिए भारत में नव ताल प्रमाण निर्देशित हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये चीज़ें आपको नोट करनी होंगी और अच्छे से इसको पढ़ना होगा। जो चीज़ आपको इसमें समझ नहीं आएगी, आप जो है उसको दोबारा से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से उसको इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप जब इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ये अपने आप ही समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, रूप भेद का सीधा सीधा संबंध किससे हो गया? रूपों की बनावट से हो गया, उनकी विभिन्नताओं से हो गया। अलग अलग आकार के अलग अलग रूप होते हैं। जानवर का अलग रूप होता है, मनुष्य का अलग रूप होता है, पशु पक्षियों का अलग रूप होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रूप भेद में आ जाएंगी। ठीक है, और शास्त्रों में कितने प्रकार के रूप बताए गए हैं? 4 प्रकार के रूप बताए गए हैं, सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र, ये ध्यान रखना। दूसरा आता है प्रमाण। प्रमाण का संबंध किससे है? सीधा सीधा नाप तोल से है, उसके अनुपात से है, बनावट से है। ठीक है, और अनुपात के उचित ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमा कहते हैं। प्रमा नाम से उसको संबोधित करते हैं। प्रमाण में एक अंश या एक इकाई ताल कहलाता है। एक ताल 12 अंगल का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो छोटी छोटी मैंने लिखी है यहाँ पे, इनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि एक ताल कितने बराबर का होता है, या फिर प्रमाण में इकाई को क्या कहा जाता है। तो प्रमाण में इकाई को ताल कहा जाता है, और एक ताल 12 अंगुल के बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रमाण निर्धारण में ताल एक सिर है। ठीक है, जो एक इकाई है, जो एक ताल है, वो एक सिर है, एक हेड है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। जिसको 4 भागों में बांटा जाता है, बराबर भागों में बांटा जाता है, तब जाकर उसमें फीचर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप स्केचिंग करते हो या आप स्केचिंग सीख रहे हो तो आपको ये चीज़ें बताई जाती होंगी, समझाई जाती होंगी। तो ये वही चीज़ें हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे जो हमारा फिगर है, हमारा जो फेस है, वो अच्छे से बन जाता है, बिल्कुल ठीक नाप तोल के हिसाब से बनता है। ठीक है, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता। प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो भारतीय शास्त्रों में 5 प्रकार के रूपों का वर्णन मिलता है, जिसमें मानव या नर को 10 ताल के बराबर बताया गया है। भयानक को बनाने के लिए, यानी कि जो असुर होते हैं उनको बनाने के लिए 12 ताल का प्रयोग करते हैं। राक्षस को बनाने के लिए 16 ताल का प्रयोग करते हैं, और कुमार यानी कि युवा को बनाने के लिए 8 ताल का प्रयोग करते हैं। बाल या बालक को यानी कि एक बच्चे को बनाने के लिए 5 ताल का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
भारतीय आदर्श पुरुषाकृति के लिए नवताल प्रमाणित निर्देशित हुआ है, यानी कि जो ये आदर्श पुरुषाकृति बनेगी ये 9 ताल के बराबर होगी, यानी कि 9 सिर के बराबर होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे भाव और लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं, नहीं तो मैटर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको नोट करते चलिए क्योंकि समय बहुत कम है। दिसंबर में नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, और अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो या फिर केवीएस एनवीएस लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियोस या ये नोट्स आपको हर जगह काम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।